जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के इस सेक्शन में, जो कि एसी सर्किट का लास्ट चैप्टर होने वाला है। और इसमें मैं आपको पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा, एकदम आराम से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद ना बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, सर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बता दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वन शॉट लेकर मैं वीडियो आऊंगा 2 घंटे का, वो पूरा का पूरा आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम प्यार से और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड समझा दूंगा। तो निश्चिंत रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक का क्या कंसेप्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शक्ति गुणांक के बारे में जैसे ही आता है ना, सबसे पहले आप तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल याद रखिएगा बेटा। शक्ति गुणांक में यही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या होता है, अगर मैं इसको फाई मान रहा हूं, ये फाई क्या है, मैं दिखाऊंगा पावर फैक्टर एंगल। मैं बोलूंगा पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। शक्ति गुणांक का कोण है ये फाई, ठीक है। फाई के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर के सामने हमेशा ये आता है रिएक्टिव पावर। ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं, रिएक्टिव पावर। हिंदी में इसको बोलते हैं निष्क्रिय शक्ति। निष्क्रिय शक्ति सभी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नीचे जो रहता है ना, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर, इसको बोलते हैं सक्रिय शक्ति। क्लियर है? यही वाला जो रीजन होता है ना, ये हम दिखाते हैं आर से, इसको दिखाते हैं एक्स से, ठीक है ना। और जो यहां पर होता है ना, इसको बोलते हैं एपरेंट पावर। इसको हिंदी में बोला जाता है आभासी शक्ति। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे बनता है। अगर आप ये ट्रायंगल याद कर लिए ना, आपसे बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। तो आभासी शक्ति, इसे हम जो है इसको जेड से शो करते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो रहेगा जेड से शो होता है। ये वाला जो रहता है हमेशा किलोवाट होता है। ये वाला जो रीजन होता है ये केवीए आर होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और ये आता है सिर्फ केवीए। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है हमेशा। ये अगर इतना याद है ना, तो आप पावर फैक्टर का पहला फॉर्मूला बताएंगे। पावर फैक्टर cos फाई बराबर, तो किसी भी सर्किट में पावर फैक्टर cos क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर समकोण त्रिभुज में ना cos होता है आधार बटे कर्ण। तो मैं इसको पहला फॉर्मूला बोल सकता हूं, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, ये बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर सेकंड, दूसरा नंबर cos फाई बराबर, मैं इसको बोल सकता हूं सक्रिय शक्ति बटे आभासी शक्ति। आप बोल सकते हैं ना हिंदी में भी, सक्रिय शक्ति बटे आभासी शक्ति। नंबर थर्ड, तीसरा नंबर cos फाई बराबर, ये आप बोल सकते हैं सर आर बटे जेड, ये भी तो बोल सकते हैं ना, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात पावर फैक्टर होगा। या चौथा नंबर आप बोल सकते हैं cos फाई बराबर, यह यहाँ पे दिखा रहा है किलोवाट, यहाँ पे दिखा रहा है किलोवाट एम्पियर, तो किलोवाट डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट एम्पियर। इन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। इतने सारे का अनुपात कहलाता है पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 होगा जब cos फाई 0 होगा, जब, ठीक है ना, फाई इक्वल टू 90 डिग्री बने। जब ये 90 डिग्री पे होगा ना, तो ये हमेशा cos फाई 0 होगा। और इसका दूसरा कंसेप्ट है cos फाई इक्वल टू 1 होगा जब फाई बराबर 0 डिग्री होगा। ये एकदम आपको अच्छे से दिमाग में रट्टा मार के इसको रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर बार पेपर में रिपीट होता है, ठीक है ना। ये पावर फैक्टर होता है। आप बोलेंगे आर क्या है, तो आर सर्किट का रेजिस्टेंस है, जेड है रिएक्टेंस, जेड है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर का
कोई भी यूनिट नहीं होता बेटा, याद रखिएगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये हमेशा यूनिटलेस होता है। नो यूनिट बोलो, चाहे मैं इसको बोल देता हूँ, हमेशा यूनिटलेस होगा। क्यों यूनिटलेस होगा? क्योंकि आर का भी यूनिट ओम होगा, जेड का भी यूनिट ओम होगा, पावर है ना, इसका यूनिट वॉट, इसका यूनिट वॉट, ये सब कट जाएगा बेटा, ये सब कट जाता है, इसीलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है ना। पावर फैक्टर बताता है कि जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा ना, उतनी एफिशिएंट अच्छी होगी या एफिशिएंसी अच्छी होगी। आपको पता है जो भी प्लांट वगैरह रहते हैं वो एक निश्चित पावर फैक्टर पे काम करता है। 0.8 पावर फैक्टर का प्लांट मतलब 80% एफिशिएंसी के साथ काम करता है, उसको गवर्नमेंट रेवेन्यू देती है, मतलब उसको छूट देता है बिजली बिल में। अब कोई प्लांट है 0.5% पे काम कर रहा, मतलब 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहा, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये चीजें, पावर फैक्टर एक इलेक्ट्रिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, तो मैं आपको इसका भी बता देता हूं। जो पावर होता है ना, ये हम ऐसे तो मैं बहुत बार आपको बताया हूं, इसी एक वीडियो में सारा चीजें सीख लीजिए, क्योंकि ये सबको मैं पॉइंट को ना आपको शॉर्ट्स में भी देने वाला हूं, ठीक है ना। तो पावर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल फेस में, एक होता है 3 फेस में, या इसको अगर मैं अच्छे से बोलूं तो एक होगा डीसी में पावर, एक होगा एसी में पावर, ठीक है ना। एसी में जो पावर होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक होगा सिंगल फेज में, एक होगा 3 फेज में। कोई डाउट होगा? जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछेगा। डीसी में जो पावर होता है ना, पावर बराबर ये आएगा हमारा, बहुत ही सिंपल है बेटा, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। यहीं पे पावर जो होता है ना, ये होता है I²R। यहीं पे जो पावर होगा ना, ये आता है V²/R। ये 3 फॉर्मूला एकदम ध्यान से याद करके रखना है। आप बोलेंगे सर ये आया कहां से, मैं अभी बता भी दूंगा, पहले आप थोड़ा सा इसको ना अच्छे से समझ के रखिएगा। ये पावर फैक्टर का पावर का फॉर्मूला होता है। कहां से आया? तो आया कहां से, ये पहले वाले इक्वेशन पे ना, अगर V = I/R होता है ना, V = I/R, इस V की वैल्यू को यहाँ पर रख दूंगा ना, तो I/R और I मिला के I²R हो जाएगा। ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ I की जगह मैं रख दिया हूँ बेटा, I = ओम के लॉ से होता है V/R। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दूंगा ना, तो V²/R हो जाता है। क्लियर हो रहा है? सिंगल फेज पावर का अगर मैं बात करूं, तो सिंगल फेज पावर होता है पावर बराबर VI cos⁵, जहां पे cos⁵ हो गया बेटा आपका शक्ति गुणांक, ये वोल्टेज है, ये करंट है। लेकिन जो 3 फेज पावर होता है ना बेटा, ये 3 प्रकार का होता है, ABC। मैं लिख रहा हूं एक्टिव पावर, सक्रिय शक्ति। तो एक्टिव पावर जो हमारा निकल के आता है ना, ये आता है √3 VL/IL cos⁵, ठीक है ना। ये VL लाइन वोल्टेज होता है, IL लाइन करंट होता है, वही cos⁵ पावर फैक्टर होता है। रिएक्टिव पावर तो ये निकलता है हमेशा √3 VL/IL sin⁵। C जो रहता है इसको बोलते हैं एपरेंट पावर, आभासी शक्ति, एपरेंट पावर, ये निकलता है हमेशा √3 VL/IL, ठीक है ना। ये इतने पावर का डेफिनेशन आपको याद रखना है। और नोट पॉइंट में एक एनर्जी के बेसिस पे भी पावर आता है, तो पावर जो फॉर्मूला है ये आता है, जैसे पावर = एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी एक चीजें याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो पावर का इतना डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल मिलता है। क्लियर हो रहा है? देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक, एक परिपथ में दिया है बेटा, एक परिपथ में तात्कालिक वोल्टेज और धारा, तात्कालिक का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट दिया हुआ है बेटा, मेरे को बोल रहा है निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एकदम उसी क्षण में। आपने देखा होगा मूव का या जो फास्ट रिलीफ रहता है उसमें लिखा होता है इंस्टेंट रिलीफ, तो उसी क्षण में आपको तुरंत काम करना है। ये भी वही चीज बता रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा इनो
काम करे सिर्फ 6 सेकंड में, लेकिन अगर आप देखेंगे ईगो काम बिगाड़े 2 सेकंड में। समझ आ रहा है? वो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है इस समीकरण की शक्ति क्या होगी। बहुत बार पेपर में आया हुआ है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पेपर में है, ये दुनिया भर के अलग अलग डेटा के साथ आता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पावर होता है ना, हमेशा VRMS, IRMS, cos फाई, ये हमेशा RMS वैल्यू पर पावर दी जाती है कहीं की भी, ठीक है ना। हम जो भी बात करते हैं RMS वैल्यू पर बात करते हैं। तो VRMS आपको मालूम है बेटा, VRMS होता है VM डिवाइडेड बाई √2, IRMS होता है IM डिवाइडेड बाई √2, और ये cos फाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमको VM तो यहाँ से है, VT का अगर मैं यहाँ पर देखूं, आप यहाँ पर एक वैल्यू को रखें, VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा t प्लस फाई है ये, ठीक है ना। ऐसे ये हो जाएगा IM साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये है ना। तो आपको VM तो 20 मिल गया, IM 10 मिल गया, तो VM यहाँ पर आपको मिल जा रहा है बेटा। इस जगह पर अगर आप बनाएंगे ना, तो VM की जगह तो 20 है डिवाइडेड बाई √2 इंटू IM की जगह कितना है, तो 10 डिवाइडेड बाई √2, ये तो आ जा रहा है। बात है ये फाई निकालने का। याद है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था फेज डिफरेंस और कैसे निकालना है, तो आपने पता था यस सर हमको याद है कि फेज निकालने का तरीका क्या होता था। तो ये जो फाई निकालने का तरीका होता था ना, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। आप बोलेंगे कौन बड़ा है, करके देख लीजिए ना। पाई की जगह 180 रख के देखिए, तो 2 को 100, ये मैं पाई की जगह 180 रखूंगा, तो 180 बटे 2 किया तो ये आया 90 डिग्री। ये पाई बटे 6, पाई की जगह 180 रखा बटे 6 किया, तो 6 दिया 18, 30 डिग्री आ रहा है। तो बड़ा कौन है, 90, माइनस 30 करूंगा, बड़े से छोटे को माइनस किया, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आया, तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री आया। बहुत बढ़िया, यहाँ पे रख दीजिए cos 60 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ये वाला ये हो जाएगा सॉल्व होके 20 इंटू 10 200 डिवाइडेड बाई √2, और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, आपको ये आइडिया है, इंटू cos 60 कितना मान होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, जो sin 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। cos 60 का मान होता है, चूंकि cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और 4 पंचे में जा रहेगा, ये 50 वॉट आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा पावर इस टाइप से निकलता है। क्लियर है? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। आप जो भी डाउट पूछेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपका जो भी पहले का पढ़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ तो नॉन टेक्निक बताऊंगा। आपको एप्टी, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी चीजें रखता है आप मुझे बताइए, मैं आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके है ना। नेक्स्ट नोटेड पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एएलपी में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बेटा। ध्यान रखिएगा कि फुल चार्ज कैपेसिटर हमेशा एक वोल्टेज सोर्स जैसे काम करता है। ये HPCL 2023 के ना, ये जेई के पेपर में पूछा हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा। हमेशा ये एक वोल्टेज सोर्स जैसा काम करता है, फुली चार्ज कैपेसिटर। क्लियर हो रहा है? दूसरा नंबर, कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का कैपेसिटर विरोध करता है। और अगर मैं प्रेरक का बात करूं ना, तो प्रेरक हमेशा करंट में होने वाले सडन चेंज, अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है ना। उसके बाद कैपेसिटर ऊर्जा को ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, इसको बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। स्थितिकी रूप, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, वैद्युत स्थितिकी का मतलब होता है कि जहां पर एनर्जी तुरंत रिलीज नहीं होता है, धीरे 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 रिलीज होता है। जैसे आपका मोबाइल आपने चार्ज कर लिया, अब वो आपका मोबाइल जैसे जैसे आप यूज करेंगे वैसा वैसा वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन पंखा
इंडक्टर लगा हुआ है इसमें, अगर आपने स्विच दबाया पंखा चालू हुआ, इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर हुआ। जैसे ही आपने स्विच बंद किया तो एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया, तुरंत निकल गया और पंखा रुक जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप समझ पा रहे हैं विद्युत चुंबकीय क्या होता है, तो ये ऐसे करके है ना। कैपेसिटर ऊर्जा को इस रूप में स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में, और इंडक्टर ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद डीसी सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। तो बार बार ये पूछता है कि कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा, तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। किसके थ्रू पास करेगा एसी को, तो अपनी धारिता के थ्रू। ये जो है ना कैपेसिटेंस धारिता के थ्रू पास करता है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है बेटा ना, इसका बेसिस पे कभी कोई पेपर में दिया नहीं है, लेकिन क्या है ये पूछता है इंटरव्यू में कि ये कैसे काम करेगा, तो अपनी धारिताओं पर काम करता है, ठीक है। ये वाला इंडक्टर जस्ट उल्टा होता है बेटा, ये एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को क्या करेगा, पास करेगा। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एसी सर्किट की विभिन्न स्थितियां, इससे आपको क्वेश्चन बनेगा एकदम, मैं गारंटी दे रहा हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं ना, विभिन्न स्थितियों से पहले कुछ फेजर डायग्राम आप देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इसी से सारे का फेजर पूछ देता है, ठीक है ना। आप कुछ भी चीजें छोड़ नहीं सकते बेटा। आज के डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि आप बोलेंगे ये तो मेरे को नहीं आता है, मैं छोड़ देता हूँ। चाहे आप कोई भी कैटेगरी वाले हो बेटा, आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते। लोग बोलते हैं अरे यार एसटी का तो अच्छा है, उसका तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एससी एसटी में भी इतने कॉम्पिटिशन हो गए ना कि आपको हालत खराब हो जाएगा। इसलिए सब चीज पढ़े, जो आएगा आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो ज्ञान बेकार थोड़ी ना होता है बेटा, ठीक है ना। जब सर्किट में ना, मैं आपको बोला फेजर डायग्राम में, ये यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं, मैंने आपको पहले से यहाँ पर बना दिया है। जब सर्किट प्योर रेजिस्टेंस का होना, तो अगर मैं बोला कि मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेता हूं, ये वोल्टेज को मैं क्या किया, रेफरेंस लेने का मतलब होता है आधार मान रहा हूं। अगर प्योर रेजिस्टेंस में मैं वोल्टेज को आधार मानूंगा ना, तो इसमें जो हो जाने वाली धारा होगी वो भी वोल्टेज के सेम फेज में रहेगी। जैसे वोल्टेज बनेगा वैसी करंट बनेगा। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 20 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए है, तो मैं बोलूंगा आपके पास मेरे से 10 रुपए ज्यादा है, या मेरे पास आपसे 10 रुपए कम है। ये दोनों ही बातें अपने आप में सही है, क्लियर है। तो आराम से सुनेगा बेटा जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको सुनते जाइएगा। आप भगाने का कोशिश करेंगे नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या कहा, आपके पास 20 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए है, तो मैं बोलूंगा आपके पास मुझसे 10 रुपए ज्यादा है, या मेरे पास आपसे 10 रुपए कम है। दोनों बातें सही हैं। अगर मैंने बोला वोल्टेज को रेफरेंस ले रहा हूं तो धारा सेम फेज में जा रही है, या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं कहीं धारा को रेफरेंस लूं, आधार मानू धारा को, तो वोल्टेज क्या होगा बेटा, सेम फेज में बनेगा। मतलब इस स्थिति में जो फाई होता है ना, हमेशा 0 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो इसी का क्वेश्चन बनता है, अगर फाई 0 डिग्री है ना, तो प्योर रेजिस्टेंस के केस में पावर क्या आएगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर वी आई कॉस फाई होता है, तो फाई तो 0 है और फाई 0 रख दूंगा तो वी आई कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया वी आई इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस जगह पे पावर जो होगा ना वो मैक्सिमम होता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा है कि कौन से एलिमेंट में पावर मैक्सिमम होता है, तो हमेशा रेजिस्टिव लोड में पावर मैक्सिमम होता है और पावर फैक्टर 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, अगर एक सर्किट में प्योर इंडक्टर कनेक्ट है, अगर एक सर्किट में प्योर इंडक्टर कनेक्ट है तो मतलब इंडक्टर का मतलब है प्रेरक है। तो अगर मैं वोल्टेज को आधार मान रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज को आधार मान रहा हूं ना, तो जो धारा होगी ना बेटा वो 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, यहाँ पर जो धारा होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री नीचे बन रहा है, मतलब लैग कर रहा है। इसको बोलते हैं पश्चगामी, ठीक है, पश्चगामी होगी 90 डिग्री। अगर मैं यही आपको बोलूं कि अगर मैं बोल देता हूं कि अगर मैं
धारा को रेफरेंस मानूंगा ना बेटा, धारा को आधार मानूंगा, तो हमेशा जो वोल्टेज होगा ना वो धारा से 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। वोल्टेज ऊपर बढ़ रहा है मतलब इसे बोलते हैं लीड, या इसी को मैं बोलूंगा अग्रगामी। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो फाई बराबर 90 डिग्री होगा, और फाई बराबर 90 डिग्री है ना, तो आप पावर निकालेंगे P बराबर वी आई कॉस फाई। फाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पे रखूंगा तो वी आई कॉस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो प्योर इंडक्टर के केस में पावर हमेशा शून्य होता है। ये आपको याद है, मैं एमसीक्यूज करवाता था आईटीआई रिलेटेड से क्वेश्चन में बहुत सारे, जो कि अभी आज मैं फिर से कराऊंगा। तो ये चीजें आपको याद है, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आता है। सेम ऐसी प्योर कैपेसिटर के केस में अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा ना बेटा, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लिया हूं तो इसमें जो धारा होगी ना बेटा वो 90 डिग्री क्या करेगी, लीड करेगी। ध्यान रखिएगा, ये लीडिंग बनेगा, लीड, इसको बोलते हैं धारा अग्रगामी होगा। लेकिन यही चीज अगर मैं बोला कि अगर मैं धारा को रेफरेंस लूंगा, धारा को आधार मानूंगा, तो जो वोल्टेज होगा ना वो 90 डिग्री लैग करेगा बेटा। ये होता है लैग, नीचे बन रहा है मतलब लैग, ये होगा पश्चगामी। और इस जगह को अगर मैं देखा जाए तो मैं बोलूंगा फाई बराबर 90 डिग्री है, तो पावर बराबर हो जाएगा वी आई कॉस फाई। कॉस फाई है तो वी आई कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पे भी पावर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ओवरऑल बोलने का मतलब है बेटा, ये आपको समझ आ रहा है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो ओवरऑल बोलने का मतलब है, जो मैं यहां पर लिख देता हूं नोटेड पॉइंट में। पहला नंबर, प्योर रेजिस्टेंस के केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में पावर आता है मैक्सिमम, पावर इक्वल टू होता है मैक्सिमम, कॉस फाई हमेशा होता है यूनिटी, एंड फाई इक्वल टू होता है 0 डिग्री। ये तीनों पॉइंट याद रखना है बेटा। आपको पावर फैक्टर भी बोल सकता है और पावर फैक्टर एंगल भी बोल सकता है। क्लियर है। दूसरा नंबर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों के लिए, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर के लिए, दोनों को एक साथ लिख देता हूं। इन दोनों के लिए हमेशा जो पावर होगा ना बेटा, ये पावर हमेशा आता है 0, ठीक है ना, मिनिमम हो जाता है। जो कॉस फाई होता है ना वो आता है 0, शून्य ये आता है, और जो फाई आता है ना बेटा ये आता है 90 डिग्री। ध्यान रखना ये सब चीजें, ठीक है। इन 30 से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे हर एग्जाम में। क्लियर है। अब हम थोड़ा सर्किट के स्पेशल केस में जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग जाते हैं। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगाओ, तो एक एसी परिपथ है जिसका वोल्टेज है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और ये एसी का साइन होता है आपको पता है। ये R लगा दिया, यहां से करंट निकला, तो आप ओम के नियम से क्या बोलते हैं बेटा, ओम्स लॉ से आप बोलेंगे I इक्वल टू V बाई R, ठीक है ना। मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, हमको इससे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट ठीक करने के लिए, कोई इशू नहीं है। I बराबर V की जगह ये वैल्यू रख देंगे VM साइन ओमेगा टी बटे R। ये हो गया ना, ये ऐसे आ गया। तो जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे ना, फेजर डायग्राम, अभी मैंने बताया प्योर रेजिस्टेंस के केस में अगर मैं वोल्टेज को आधार मानूं, वोल्टेज को रेफरेंस मानूं, तो धारा क्या होगी, सेम फेज में होगी। यहाँ की जो ये धारा है ना, ये वोल्टेज के सेम फेज में होगी, मतलब फाई बराबर 0 डिग्री बनेगा ये। क्लियर है। या फिर अगर आप बोलेंगे सर आप धारा को रेफरेंस ले लेंगे, तो धारा को अगर मैं रेफरेंस लूंगा ना बेटा, तो वोल्टेज सेम फेज में होगा, ये सेम टू सेम फेज में होगा, ठीक है ना। ये दूसरा केस। नंबर सेकंड, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक लगाओ, तो शुद्ध प्रेरक लगाओ तो सेम I बराबर ओम के नियम से क्या होता है,
ओम्स लॉ से अब आप लिखते I बराबर V बटे L लिखते हैं। लेकिन सिर्फ L नहीं होता, क्योंकि L एक एसी एलिमेंट होता है ना, तो एसी में आवृत्ति भी होता है और आवर्तकाल भी होता है। इसीलिए जो L है ना, ये एक्चुअली हमारा सिर्फ L नहीं है, ये एक्सेल बनाएगा। आप बोलेंगे सर ये क्या नया वर्ड आ गया, तो अभी बताता हूं। जहां जो एक्सेल होता है ना बेटा, एक्सेल, उसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इसका जो रहता है ना एक्सेल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई FL, जहां ये 2 पाई आवर्तकाल को दिखाता है, ये जो F है ये आवृत्ति को दिखाता है, L जो है इसका प्रेरकत्व के बारे में बात करता है, जिसका यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेल का अगर मैं बात करूंगा ना, तो एक्सेल का जो यूनिट आएगा बेटा, यूनिट आएगा, ये होता है ओम, है ना, ये ओम होगा। एक्सेल का यूनिट ओम होता है। और नोटेड पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि इस स्थिति में ना जो एक्सेल होता है सदैव आवृत्ति के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्सेल और एफ कैसे दिख रहे हैं बेटा, समानुपाती दिख रहा है। जितना आवृत्ति बढ़ेगा उतना एक्सेल भी बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है। इस स्थिति में अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा, अगर मैं वोल्टेज को आधार मानूंगा, तो धारा कैसी जाएगी बेटा, नीचे जाएगी। ये 90 डिग्री लैग करेगा, या फिर ये लैगिंग बनेगा बेटा। या अगर मैं धारा को रेफरेंस मानूंगा, धारा को रेफरेंस माना, तो जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा बेटा, लीड करेगा। ठीक है ना। ये ऐसे फेजर डायग्राम बनेगा। इसमें किसी को डाउट होगा तो जरूर पूछेगा। आप इसमें वैल्यू भी रख सकते हैं, Vm sin ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एक्सएल। हालांकि इसका कोई काम नहीं है बेटा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, मेन तो ये है। क्लियर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, when सर्किट कंटेन्स प्योर कैपेसिटर। तो जब प्योर कैपेसिटर जुड़ा है तो V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी है। तो ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो ओम के नियम से आप लिखेंगे, ओम्स लॉ से I इक्वल टू, यहां से I निकला तो I इक्वल टू आप लिखेंगे V डिवाइडेड बाई, लिखना तो C चाहिए था, लेकिन फिर मैं बताया कि C एक AC एलिमेंट होता है और AC में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यू आती है। तो इसलिए यहाँ पर ये अकेला C नहीं होगा, यहाँ पर एक नया टर्म आ जाता है XC। तो आप बोलेंगे सर ये क्या नया भला आ गया, तो जहां XC जो होता है ना, XC इक्वल टू, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये कहलाता है संधारित्र का प्रतिघात। संधारित्र प्रतिघात। और यही जो XC होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई FC। ये आता ही है ना, ये वाला आता ही है। और जो इसका यूनिट होता है ना बेटा, वो भी होता है ओम। ठीक है, मैंने आपको यूनिट का शॉर्ट्स में भी दिया था कि जो यूनिट होता है ओम होता है। और नोटेड पॉइंट ये है ना, नोटेड पॉइंट ये है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आवृत्ति के। मतलब जितनी आवृत्ति बढ़ेगी ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना कम होगा। आवृत्ति के बढ़ने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाता है, आवृत्ति के बढ़ने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, आवृत्ति के कम होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। इसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा ना, तो वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा, वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा, तो इस सर्किट की जो धारा होगी ना, वो 90 डिग्री क्या करेगी बेटा, लीड करेगी। ये लीड कर रही है बेटा 90 डिग्री। अगर मैं इसी चीज को बोला कि अगर मैं धारा को रेफरेंस लूंगा ना, धारा को रेफरेंस लूंगा, तो जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है ना। ये वाला चीजों पे हमेशा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। अगला जो होगा, जब सर्किट में RL दोनों सीरीज श्रेणी क्रम में होंगे, तो ध्यान रखिएगा जो चीजें बता रहा हूं बेटा,
आर और एल का श्रेणी कॉम्बिनेशन, हमेशा इसको हम लोग बोलते हैं चोक कॉइल। नाम याद रखिएगा बेटा, आर और एल का श्रेणी कॉम्बिनेशन चोक कॉइल कहलाता है। आर और सी का श्रेणी कॉम्बिनेशन स्नबर सर्किट कहलाता है बेटा, स्नबर सर्किट, जो हम लोग थायरिस्टर प्रोटेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आपको पढ़ाऊंगा मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ना, तो स्नबर सर्किट आएगा। तो थायरिस्टर में एससीआर के मतलब थायरिस्टर के प्रोटेक्शन में हम लोग इसको यूज करते हैं। तीसरा नंबर, अगर मैं बोला कि आर और सी का अगर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो ये कहलाता है बेटा फिल्टर, इसे कहा जाता है फिल्टर। याद रखिएगा, आर और सी के कॉम्बिनेशन को हम फिल्टर बोलते हैं, पैरेलली अगर कनेक्ट है। एल और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन को, ये माइनस नहीं है बेटा, ये दिखा रहा है श्रेणी क्रम के, एल और सी के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बेटा टैंक सर्किट। ये भी आप यूज करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इसको बोला जाता है टैंक सर्किट, ठीक। और जहां पर आर एल और सी तीनों साथ में हो जाए ना, तो यहां पर इस टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्थिति वाली सर्किट, या रेजोनेंस सर्किट बोले या बोले रेजोनेंस कंडीशन, क्योंकि रेजोनेंस सर्किट नाम का कुछ चीज नहीं होता है, रेजोनेंस कंडीशन होता है, जिसे कहा जाता है अनुनादी स्थिति। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अनुनादी स्थिति, ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि आर एल के सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, आर एल के पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्लियर है। तो जब सर्किट में आर और एल दोनों कनेक्ट हो, ये ऐसे बना होगा, ये आर हो गया, ये एल हो गया, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये बना आपका। तो ओम्स लॉ से I बराबर आप लिखेंगे V बाई, अब R लिखे कि L लिखे, तो दोनों में घमासान होने लग जाएगा, तो इसीलिए इन दोनों का संयुक्त रूप हम लेते हैं, इसे कहलाता है Z, ये होता है Z। आप बोलेंगे अब ये Z क्या है सर, तो जहां Z इक्वल टू होता है, ये हमेशा होगा R प्लस जे एक्सएल, क्योंकि एल है ना तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, सी रहता ना तो एक्ससी हो जाता, बस यही अंतर है, क्लियर है। आप बोलेंगे मॉड जेड अगर निकालना होगा परिमाण, तो हमेशा निकलेगा अंडर रूट, रूट लग जाता है, ये रियल टर्म है, ये जे जो है ना ये इमेजिनरी टर्म को शो करता है, आभासी टर्म को शो करता है, तो आर प्लस जे, जे हमेशा इमेजिनरी टर्म को शो करता है। आप जो 11th पढ़ा होगा ना, वो सम्मिश्र संख्या पढ़ा होगा मैथ्स बैकग्राउंड से, और सम्मिश्र संख्या में हम आयोटा वाला चीजें पढ़ते होंगे, जो युगबोध से पहले पढ़ा होगा उसको याद होगा, आयोटा नाम का चीज होता था जो नेगेटिव चीजों को दिखाता था ना, तो ये आई को जे से यहाँ शो करते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल में आई को धारा से भी शो करते हैं, तो गड़बड़ मत हो जाए, इसलिए यहाँ जे बना दिए, ठीक है ना। तो ये हो जाता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका डब्बे में बंद होगा, ये कभी कभी फॉर्मूला बना के पूछता है, क्लियर है। जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप उतना चीजें आप अच्छे से देख लिए ना, आपसे कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं बेटा, ठीक है। इस जगह में जब आप देखेंगे ना यहां पर, तो ये ऐसे बन गया, जहां जो जेड होता है ना, इसे कहता है परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, एक्स को बोला जाता था प्रतिघात, ये है प्रतिबाधा, इसे कहा जाता है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सर्किट ये कहलाता है। और इसका जो यूनिट होता है ना बेटा, यूनिट ये भी होता है ओम, ठीक है, इसका भी यूनिट होता है ओम, क्लियर है। इसका रिवर्स वर्स मैंने आपको सब चीजें बताया हुआ है, आप शॉर्ट में भी देखिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जेड का व्युत्क्रम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, क्लियर है ना। ये वाला हो गया ऐसा। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं ना बेटा, तो फेजर डायग्राम अगर बनाऊंगा, तो वोल्टेज को अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूं, वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा ना, अच्छा फेजर डायग्राम अभी तो फिलहाल देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, फेजर डायग्राम के लिए अभी आप इतना ध्यान मत दीजिएगा, अभी आपका एएलबी का पेपर है ना, तो आप इस चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़िए, क्लियर है। फेजर डायग्राम से कभी क्वेश्चन बनता नहीं है, जो मैंने ये वाला आपको फेजर डायग्राम दिया है ना, ये वाला,
आपको बस उतने को एकदम अच्छे से पढ़ना है, ये वाले चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। लगेगा तो मैं आपको लिए वो अलग से क्लास में फेजर डायग्राम समझा दूंगा, टफ नहीं है लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा समझ आएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि कंसेप्चुअली सही है, लेकिन हमको अभी रिवीजन करने के लिए उतना चीजों को ध्यान देने का जरूरत नहीं है। क्लियर? जब परिपथ में आर व सी श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो जब परिपथ में आर लगा दिया, सी लगा दिया और यहां पर एक वोल्टेज लगा दिया V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ R है, ये C है, तो ओम के नियम से I बराबर V बाई, अब यहाँ R लिखेंगे कि C लिखेंगे, तो यहाँ एक नया टर्म आ गया Z। फिर से वही, जहां Z क्या हो गया, जहां Z बराबर मैं लिखूंगा R प्लस J XC, जैसे वहां पे L लिखे थे यहाँ XC हो जाएगा, जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को दर्शाता है। अगर इसका मॉड लूंगा ना, परिमाण लूंगा, तो ये ऐसे निकलेगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। न्यूमेरिकल नहीं देता बेटा, न्यूमेरिकल बाद में भले आ सकता है, जहां पर कैलकुलेटर अलाउ होता है तब आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, लेकिन थ्योरी ही जनरली देता है। और न्यूमेरिकल देगा भी तो ऐसा देगा कि आप आराम से इसको बना सकते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 5 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 आ रहा है, तो 5 बार आ जाता है। ऐसी ऐसी देगा जो आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये हो गया ऐसे वाला। और सेम जेड क्या होता है, यहाँ पर जो जेड होगा ना, वो होगा परिपथ की प्रतिबाधा, जो अभी पीछे मैं लिखा हूं, परिपथ की प्रतिबाधा या इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इसका भी यूनिट क्या होगा बेटा, ओम ही होगा। क्लियर है? तो ये ऐसे करके जब परिपथ में आर एल सी तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो मतलब आर एल और सी तीनों के तीनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे ना, तो ये होगा आर एल और सी। तो यहां से आई निकला, तो आई बराबर वी बाई, अब आप क्या लिखेंगे, आर एल एक्स सी, ऐसे है ना। फिर से ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो लिखेंगे वो कहलाता है जेड, ठीक है, जहां जेड परिपथ का इंपीडेंस है। अब यहाँ पर जो जेड निकलेगा ना बेटा, जेड बराबर, यहीं पे हम लोग को ध्यान देना है, आर प्लस अब जे, ये दोनों के रिएक्टेंस का अंतर हो जाता है एक्सएल माइनस एक्सी। आप बोलेंगे सर एक्सएल माइनस एक्सी क्यों ले रहे? मैं ऐसा मान रहा हूं जब एक्सएल की वैल्यू बड़ी आए एक्सी से, लेकिन जेड इक्वल टू ये भी हो सकता है आर प्लस जे एक्सी माइनस एक्सएल। ये कब होगा बेटा, जब एक्सी की वैल्यू बड़ी हो जाए एक्सएल के, ठीक है ना, जहां एक्सी और एक्सएल क्रमशः संधारित्र क्या प्रतिबाधा है और प्रेरका तो प्रेरकीय प्रतिबाधा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। मॉड निकालूंगा तो वही अंडर रूट हो जाएगा दोनों का, तो इतना आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? जेड इंपीडेंस है और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, ओम होगा, ठीक है। ये ऐसे करके अब जो इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये है बेटा अनुनाद की स्थिति। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, आपने एसएससीएल भी देखा था, मैंने कहा था कि क्वेश्चन बनेगा इससे, और अभी भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा, ध्यान रखिएगा। अनुनाद की स्थिति किसे कहते हैं अनुनाद की स्थिति? तो अनुनाद की स्थिति ना हमेशा सीरीज आरएलसी सर्किट में ही उत्पन्न होता है। आप बोलेंगे सर पैरेलल में नहीं होता, बिल्कुल पैरेलल में भी होता है ना, उत्पन्न होता है। अभी हम सीरीज पढ़ रहे हैं, हमारे पेपर की दृष्टि से सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अनुनाद की स्थिति हमेशा श्रेणी क्रम में आता है। और इस जगह देखेंगे ना, तो जब किसी सर्किट में ना, जब किसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, जिसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाता है बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो उस स्थिति को हम बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। इसका मतलब है एक्सएल बराबर हो जाए बेटा एक्सी के। तो जब एक्सएल बराबर हो जाता है ना एक्सी के, तो यहां पर हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एफ एल बराबर 1/2 पाई एफ सी। ये होगा, आपने अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया। तो इस जगह पे अगर मैं f की वैल्यू निकालूंगा ना, तो f इक्वल टू आएगा 1/2 पाई अंडर रूट
LC। और ये जो FR है ना, इसे ही हम लोग अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं, FR। तो जहां जहां F है वहां वहां FR लगा दिए, और यही मेरे को अब दिखा रहा है क्या, अनुनाद की स्थिति का आवृत्ति है। ये FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, जहां ये जो FR है ना, जहां FR इसे कहा जाता है अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होता है हमेशा। और आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालना है तो आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना ये वाला। अगर रेजोनेंट है तो ओमेगा आर एफ आर हो जाएगा। तो यहां से 2 पाई इंटू एफ आर की वैल्यू अभी आपने यहां पर रख दीजिए 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 1/अंडर रूट एल सी जो मेरा रहेगा ना, वो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है ना, रेडियन पर सेकेंड होता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये हमेशा हर्ट्ज में आता है। क्लियर हो रहा है? तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसी का लास्ट टॉपिक मैं बता देता हूं। जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो पावर फैक्टर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। नोट पॉइंट पे लिखना है कि पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, यूनिटी हो जाता है। क्लियर है? क्यों यूनिटी होगा, आपको पता होता है बेटा, cos फाई इक्वल टू क्या होता है, R/Z। मैंने अभी आपको क्लास 1 में ही समझाया, यहाँ पर cos फाई क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला दिया था R/Z। तो जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे ना, तो ये होगा R/Z। R का तो लिख दे रहे हो R, Z क्या होगा, अंडर रूट, यही निकलेगा बेटा, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। मैं मान के चल रहा हूं कि XL बड़ा है XC से, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, यही लिखेंगे। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इस जगह इसी को लिखते थे बेटा हम लोग, आगे ये वाला यही लिखते थे Z की जगह। अगर मेरे को मॉड Z निकालना है यहाँ पर मॉड Z, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट R का वर्ग प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते थे बेटा। तो जब मैं इसको वहां पे लिख दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, इस जगह पे आप देखेंगे ना, R डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये R का स्क्वायर हो गया, XL और XC बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो दो बराबर का अंतर क्या आता है, 0 का वर्ग आता है। तो R बटे अंडर रूट R स्क्वायर हो गया, और R बटे अंडर रूट R स्क्वायर का मतलब है R बटे R। तो ये कट गया, कितना आ गया बेटा, पावर फैक्टर cos फाई बराबर 1 आ गया। क्लियर है? दूसरा नंबर जो नोटेड पॉइंट में जो मैं आपको दे रहा था, दूसरा नंबर यहां पर मैं कर देता हूं ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सेकंड, आप देखेंगे I बराबर होता है V/Z। ये होता है ना, क्योंकि Z की वैल्यू ये थी पहले V/Z की वैल्यू थी अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता था। क्योंकि ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो इसका मतलब है V/R बचा हमारे पास, R का स्क्वायर का मतलब R बाहर निकला। कुल मिला के बोलने का मतलब है कि Z की वैल्यू कम हो गई बेटा, क्यों, सिर्फ R बचा है। अगर यहाँ कोई मान होता ना तो R बड़ा हुआ आता, तो Z की वैल्यू कम हो गई है ना, इसलिए जो मेरी धारा है, पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर है, Z कम हो गया ना, इसलिए तीसरा नंबर लिख रहा हूं। धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मैं 3 चीजें यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा कि रेजोनेंस कंडीशन में, रेजोनेंस स्थिति में सबसे पहला नंबर XL बराबर XC होता है। नंबर सेकंड FR इक्वल टू 1/2 पाई LC होता है, ठीक है, अंडर रूट में। तीसरा नंबर ओमेगा R बराबर 1/अंडर रूट LC होता है। नंबर फोर्थ, इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर फोर्थ, cos फाई हमेशा यूनिटी होता है, यूनिटी का मतलब 1, ठीक है, ये होगा। फाई इक्वल टू इसका मतलब होगा 90 डिग्री होगा। 5वां नंबर, 6वां नंबर जो होगा ना,
इम्पीडेंस ये जो होता है जेड, इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है। मिनिमम का मतलब है कम हो जाता है, जेड डिक्रीज होगा। और जो 7वां नंबर जो धारा होगी, जो करंट होगा, वो क्या हो जाएगा, आई बराबर, ये मैक्सिमम हो जाता है, बढ़ जाता है, ये मैक्सिमम हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? इतने को छोड़ देंगे ना तो सेम पैरेलल रेजोनेंस में बस यही पूछता है। पैरेलल रेजोनेंस का मतलब हो जाएगा जब आर एल सी तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो, तो यहां पर उल्टा कर दीजिएगा। यहां हो जाएगा जो इंपीडेंस होगा ना, जो जेड होगा, वो बढ़ जाता है, मतलब मैक्सिमम हो जाता है। और जो धारा होगी ना आई, वो हमेशा क्या होता है, मिनिमम हो जाती है, मतलब ये कम हो जाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा एसी सर्किट। इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आप इतने को देख लिए ना बेटा, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको पूरा अच्छे से बताऊंगा। एक बच्चा जो ताहिर अली है, उनका मैसेज ये आया था कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो बना दीजिए, तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के जस्ट पहले ही आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या चीजें पढ़ना है और जो फैक्चुअल चीजें हैं वो सब मैं आपको लिख के दे दूंगा। क्लियर हो रहा है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।